हारना जीतना ये तो जीवन के अंदर चलता रहता है साथियों। पर हमेशा ये प्रयास करें आप कि अपने मन को कभी दुखी नहीं होने दें। मन को हमेशा सकारात्मक रखें, मोटिवेट रखें, ऊर्जावान रखें, ताकि जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो उसमें आपको आनंद आता रहे और निरंतर धीरे धीरे एक एक स्टेप आप आगे लेते रहें। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। ये अपनी कक्षा 9 की क्षितिज जो पुस्तक है वो चल रही है और उसका आज हम अध्ययन करेंगे तीसरे अध्याय का। श्यामाचरण दुबे साहब का ये अध्याय है। इनके बारे में देखते हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण जो चीज़ें बनती है, जो सवाल बनते हैं, वो अध्याय में दिए गए, यहीं से हम देखते हैं। साथियों, इत्मीनान से आप जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, स्टेटस भी लगा लें फेसबुक व्हाट्सएप पर, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को क्लिक करना और वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन लिखा हुआ आता है, फिर उस पर क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, श्यामाचरण दुबे का जो जन्म है 1922 में हुआ। कब हुआ? 1922 में। जन्म पूछा जा सकता है कोर्ट वाले में, इधर दे दिया मान लो मुंशी प्रेमचंद, फिर राहुल सांकृत्यायन, श्यामाचरण दुबे और एक महादेवी वर्मा। इधर उनके जो जन्म वर्ष है, सन, वो लिख दी। तो आपको पूछा जा सकता है संगत या असंगत बताइए, तो आप ध्यान में रखिएगा उस चीज़ को। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो दुबे साहब का जन्म होता 1922 में और मध्य प्रदेश के कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। ठीक है, नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की थी। पूछा जा सकता है कि श्यामाचरण दुबे ने नागपुर विश्वविद्यालय से किस में पीएचडी की थी? तो मानव विज्ञान में पीएचडी की थी। इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए, और लिख रहे हैं तो साथ में लिख लीजिए। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं और देहांत 1996 में हुआ था। रचनाएं, नोट्स बना रहे हो तो आप रचनाएं करके लिख लीजिए। दुबे साहब की रचनाओं में हम बात करते हैं मानव और संस्कृति, यह है परंपरा और इतिहास बोध। मानव, अब इनकी जो रचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़ी हुई आपको देखने को मिलेगी। श्यामाचरण दुबे की, श्याम जी की सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई रचनाएं मिलेगी, ऐसे याद रख सकते हैं। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र और समय और संस्कृति। ठीक है, ये इनकी रचनाएं आप लिख लीजिए। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं ये। ठीक है, रचनाएं। प्रोफेसर दुबे साहब ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्या किया? करवाया, अध्यापन भी करवाया, पढ़ाया, और अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर भी रहे। जीवन की बात करें, समाज की बात करें या संस्कृति की बात करें, तो इनके जो ज्वलंत विषय थे, जो ज्वलंत सब्जेक्ट थे, मुद्दे थे, उनका उन्होंने विश्लेषण किया एवं स्थापना इनकी जो उल्लेखनीय देखने को मिलती है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृहद समुदाय का ध्यान है जो आकर्षित किया है। जो इनके लेख थे जनमानस को ज़्यादा प्रभावित करने वाले, वो थे भारत की जो जनजातियाँ रही है और जो ग्रामीण समुदाय रहा है। इन्हीं विषयों पर केंद्रित इन्होंने लेख लिखे जो जनमानस को ध्यान आकर्षित किया है उन पर, और वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। जो जटिल विचार होते हैं उनको बिल्कुल तर्क की कसौटी पर रखकर तर्क के साथ में विश्लेषण करते हुए और बिल्कुल सहज भाषा में, आसान भाषा में लोगों के सामने है जो प्रस्तुत करते हैं। ये इनकी एक बड़ी विशेषता देखने को हमें मिलती है। आगे बात करते हैं। जो ये अध्याय है, श्यामाचरण दुबे साहब का जो अध्याय है उसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, और ये निबंध है। अब देखिए, लिख लीजिए विधा उपभोक्तावाद की संस्कृति, कोष्टक में लिख लीजिए विधा निबंध। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है और किसी न किसी चैप्टर की विधा तो आपको पूछी जाएगी। सेकंड ग्रेड हो जाए, फर्स्ट ग्रेड में आपके हिंदी साहित्य इतिहास के रूप में सवाल है जो बन सकता है। उपभोक्तावाद की संस्कृति किस विधा में लिखा गया?
अध्याय है या पाठ है। ठीक है, तो आप में निबंध दे दिया, कहानी दे दी, उपन्यास दे दिया, आत्मकथा दे दी, तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना ये निबंध है। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। ये बात भी नोट कर लीजिए आप। जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है उसमें क्या है मुख्य बात कि जो बाजार की गिरफ्त में आ जाते हैं लोग, जो समाज आ रहा है उसकी जो वास्तविकता है, हकीकत है, उसको प्रस्तुत करता है। ठीक है मामला। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से खोपड़ी में जा रही होगी चीज़ें। लेखक का मानना क्या है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। उसके अंदर ओरिजिनलिटी है कि नहीं है, वास्तविकता में कितनी गुणवत्ता है उस प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन लेखक क्या मानता है कि जो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, कोई बड़े बड़े स्टार को दे दिया, कोई गुटखा का कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है, कि बस वो विज्ञापन के कारण उन वस्तुओं के पीछे हम भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। जो संपन्न लोग हैं वो दिखावे वाली जिंदगी जी रहे हैं, जिसे सामान्य जन भी ललचाए निगाहों से देखते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं वो उस तरह करते हैं, यार ये भी करा तो ये कोई ये चीज़ खा रहा है या ये चीज़ उपयोग में ले रहा है, तो हम भी जो सामान्य जन आदमी वो भी उस तरीके से करने की कोशिश करता है। अपना स्टैंडर्ड, अपने आप को स्टैंडर्ड आदमी दिखाने की कोशिश करता है, उस चक्कर में मारा जाता है बेचारा। और यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने क्या है, परोसा है। लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये जो दिखावे की संस्कृति फैलेगी, समाज में अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। दिखावे के चक्कर में सामाजिक अशांति बढ़ेगी और विषमता भी देखने को मिलेगी, जो कि आजकल चल रहा है। आगे देखते हैं अध्याय में। ये प्रारंभ करते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। इधर साबुन, इधर जेल वगैरह, ये चीज़ें देखने को आपको पड़ेगी। ऑफर के साथ में एक के साथ एक फ्री, उस चक्कर में वो खरीद लेते हैं। सब बाद में पता चलता है अरे यार कुछ काम की नहीं है, ये तो पैसे फोकट में ही लगे। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, अपना झंडा है जो गाड़ रही है, यूँ कह सकते हैं, अपना दबदबा कायम कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, और वो क्या है, उपभोक्तावाद का दर्शन। देखिए धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है और एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ साथ क्या आ रहा है, एक नया जीवन दर्शन, और वो क्या है, उपभोक्तावाद का दर्शन। यहाँ सवाल बन सकता है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति जो निबंध है उसके अंदर किस दर्शन की बात की गई है, तो उपभोक्तावाद के दर्शन की बात की गई है। नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को या अंडरलाइन कर लीजिए, किताब में आप देख रहे हैं तो। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, ये उत्पादन आपके लिए है। कोई भी प्रोडक्ट का उत्पादन और किसके लिए, उपभोग करने वालों के लिए हो रहा है, उपभोक्ता के लिए हो रहा है, तो किसके लिए, आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। और सुख की व्याख्या क्या है, बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। देखिए यहाँ सवाल बन सकता है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिए। उपभोक्तावाद की संस्कृति के अंदर सुख किसको कहा गया है, तो उपभोग भोग को ही क्या कहा गया है, सुख कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में जो आपका चरित्र है यह भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। कोई एक्टर किसी गुटखा का कर रहा है तो कि यार वो खा रहे दाने दाने में केसर की महक, तो उसके चक्कर में केसर की महक से अपना जबड़ा है जो ख़राब किए जा रहे हैं, तो उस उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। कोई हीरोइन कोई सी शैम्पू का ऐड करती है, कोई कौन सी फेयर एंड लवली का ऐड करती है, कोई कौन सी साबुन का ऐड करती है, और आपको हाँ इनसे गोरे हो जाएंगे साहब। अरे गोरे क्या, खाक हो जाओगे। जो नेचुरल चीज़ है, नेचुरल आपकी स्किन है, वो वैसी रहने वाली है। खुद ध्यान रखो, आप थोड़ा सा बचाव करके रखो, उनके रगड़ने से कुछ नहीं होने वाला। तो कंपनियां तो विज्ञापन करने में लगी रहती है और आपके लिए ही है। अब चपेट में आप आ जाते हो तो आ जाते हो, बच जाते हो तो बच जाते हो। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए साहब। टूथपेस्ट चाहिए, हाँ नमक है कि नहीं वो देखो, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है।
यह मुंह की दुर्गंध को हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह जो पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। ये सारी की सारी उपभोक्तावाद की संस्कृति है साहब। जो चाहे चुन लीजिए साहब। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो लगेगा नहीं दांतों पे भाई। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए साहब। सूची और भी लंबी हो सकती है और इन इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही क्या करते हैं, पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है साहब। अब सौंदर्य प्रसाधनों की तो आप बात पूछो ही मत साहब, आप हर एक लोग अवगत हैं इस चीज़ से। आगे बात करते हैं। उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुनी देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज है, एक में गुलाब की खुशबू है, एक में मोगरे की खुशबू है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। और ये लीजिए, सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, ये लीजिए शुद्ध गंगाजल में बनी साबुन। और अब उन मूर्खों को कौन समझाए कि लोगों को पेल रहे हैं, लोग पेले जा रहे हैं, लोग चपेट में आ रहे हैं। शुद्ध गंगाजल से बनाओ, शरीर को पवित्र कर देगा साहब। मज़े ले रही है दुनिया साहब। चमड़ी को नरम रखने के लिए ये लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। आप बोलोगे गुरुजी आप तो मज़े ले रहे हो। मज़े क्या ले रहे हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति है तो उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। इस पे ज़्यादा हम लेक्चर नहीं देंगे, आपको पता है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही खर्च और हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, स्टैंडर्ड वाली बात है, होना चाहिए सब। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। टेबल पे बाहर पड़ा रहता है, बाहर से तो अरे तुम्हारे पास तो ये चीज़ें यहाँ से लाई हुई, वाह यार ब्रांडेड है तभी इतनी चमक रही है। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, अब आदमियों का भी जलवा है साहब। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए कि आफ्टर शेव के बाद में कुछ होना चाहिए, स्किन जो थोड़ी रफ हो रही है। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई है। छोड़िए साहब इस सामग्री को, अब वस्तु और परिधान यानी वस्त्र की दुनिया में आते हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए जहाँ साड़ियाँ होती है, ड्रेसें होती है, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आगे। परिधान यानी वस्त्र, जैसे बताए ये ट्रेंडी है, ये भी ट्रेंड में चल रहा है। ये साहब इधर से फटा हुआ, इधर से जींस फटी हुई, ये कॉलर नहीं है इसके, ये वो नहीं है, ये ट्रेंड में चल रहा है। ये लो और भी महंगे। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, शर्म की बात है। अरे पिछले साल वाले इस साल थोड़ी पहनेंगे, पुराना होगा वो तो, अब नया पैसा। घड़ी पहले समय दिखाती थी, यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। ये तो नहीं है कि वो कोई अलग टाइम बताएगी या आपका टाइम बचा लेगी। घड़ी तो 100-200 की लोगे तो भी सही टाइम वही वक्त बताने वाली है, इतने लोगे तो वो भी, पर स्टैंडर्ड वाली बात है। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। गिटार बजाना आया नहीं है, घर पे डेकोरेशन पड़ा रहे, लेकिन गिटार ज़रूरी है साहब। म्यूजिक का शौक है ना, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, 5 स्टार, वहाँ तो विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए और सुखी होकर जाइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है साहब, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई, अब होने लग गया। ये पहले लिखा हुआ अध्याय। अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर एक कीमत दो और सारा काम हो जाएगा आपका। आपकी कब्र के आसपास सदाई हरी भरी घास रहेगी, लगा देंगे, बिल्कुल मोगरे के फूल लगा देंगे कब्र के आसपास, महकती रहेगी कब्र आपकी। मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फंवारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी।
म्यूजिक सिस्टम भी लगा देंगे, आत्मा उछलती रहेगी कब्र के अंदर। फिर कल भारत में, आगे देखिए, कल भारत में भी ये संभव हो सकता है साहब। अमेरिका में जो आज हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, प्रतिष्ठा यानी स्टैंडर्ड दिखाने के अनेक रूप होते हैं अपने, कि साहब अपन तो अपन है, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो, उन पर चाहे हंसी क्यों ना आए। ये एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की है। आपने देखा कि ये उपभोक्तावादी समाज की झलक देखी हम। यह विशिष्ट जन स्पेशल का समाज है, पर सामान्य भी इससे ललचाए निगाहों से देखते हैं। जो मेरे वर्गे होते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमाने वाले, वो भी इनकी चपेट में आ जाते हैं। यार मेरे पास भी ऐसा हो तो मामला ठीक हो जाए। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी, करते हैं ना लोग। ये निर्मल शीतल जल लीजिए, मोती जैसे दांत हो जाए, पूर्ण सुरक्षित गुणों से भरपूर बिस्कुट, साबुन, शीतल जल, ऑफर ऑफर, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। आगे देखते हैं साहब, अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आते हैं साहब। इस उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले से ही रहे, आपको पता है, और उपभोक्तावादी संस्कृति से क्या है, जुड़ा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें भले, परंपराओं का क्या हुआ है, अवमूल्यन हुआ है, गिरावट आई है उनके अंदर, और आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, मानसिक गुलामी स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, उनका कल्चर अपना रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, और प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उससे खोकर छद्म आधुनिकता की ओर है जो बढ़ रहे हैं, गिरफ्त में आते जा रहे हैं, इसकी ओर बढ़ रहे हैं। संस्कृति के निर्णायक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित, दिशा से भ्रमित हो रहे हैं, पता नहीं किधर जाना है अपने को। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है, दूसरों से डायरेक्शन ले रहा है हमारा समाज ही। बस पाश्चात्य लोग कर रहे हैं वैसे ही अपन करेंगे साहब। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता है जो बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी, अट्रैक्ट करने की, वश में करने की। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, फालतू में खर्च हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज्ज़ा और बर्गर कितनी आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य है, पेट खराब होने वाला साहब, चमड़ी बढ़ने वाली है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। इस उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। देखो, हम लोगों की बात बता दें, पहले सामने 8-10 लड़के होके, जब थोड़े छोटे थे 3-4 साल पहले, कि 8-10 लड़के हो जाते, शाम को बैठते थे, गप्पे लड़ाते थे। आजकल फ़ोन है, सब फ़ोन में टिके रहते हैं। बाहर आ रहा हूँ 2 मिनट में आ रहा हूँ, उसकी 2 मिनट पूरी होती नहीं, चिपका रहता है। बस यही चल रहा है। जैसे जैसे दिखाओगी ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी, और हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का हास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य है जो पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के लिए तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही, जैसे कि मैंने अभी कहा, अपने तक सीमित, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है, किंतु किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़, सोचने वाली बात है। गांधी जी ने कहा था, अंडरलाइन कर लीजिएगा, गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। ध्यान में रखिएगा, इतनी पंक्ति देकर भी पूछा जा सकता है किसका कथन है, तो गांधी जी का कथन है। उपभोक्तावाद संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को क्या हिला रही है। अब पूछा जा सकता है, यहाँ से सवाल बन सकता है, नोट कर लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है ये, कि उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे किस प्रकार की नींव को या किस नींव को हिला रही है, तो सामाजिक नींव को हिला रही है। और यह क्या बड़ा खतरा है,
भविष्य के लिए यह क्या है, बड़ी चुनौती है। ये हुआ अपना अध्याय समाप्त। और इसके जो कठिन शब्द हैं वो देख लेते हैं। देखिए, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो मैंने आपको बताया था सुख किसको कहा गया, अंडरलाइन करवा दिया, आपको पता है। तो कई बार सीधे के सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। और जो भाषा अध्ययन है इसको भी आप ज़रूर देख लीजिए, और या चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे अपने सारे 9 से 12 तक। उसके बाद हम व्याकरण के बिंदुओं के अंतर्गत इन चीज़ों को देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं व्याकरण वाले अपने खंड में। यह है अपने शब्द संपदा। वर्चस्व का अर्थ होता है प्रधानता, विज्ञापित यानी प्रचारित या सूचित, अनंत यानी जिसका अंत न हो, सौंदर्य प्रसाधन यानी सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्रियाँ, परिधान यानी कि वस्त्र जैसा कि बताया, अस्मिता यानी अस्तित्व पहचान, और अवमूल्यन यानी मूल्य गिरा देना। तो यह था अपना अध्याय श्यामाचरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति। और विधा कौन सी है, निबंध। ये निबंध है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अगर नहीं किया है तो सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में शेयर करना है, फेसबुक व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना है। और पहली बार देख रहे हैं आप तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन लिखा हुआ आएगा, वहाँ पर क्लिक करना ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश और हिंदी, इस नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ें सेंड करता रहूँगा, सूचनाएं देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा ये आपको जो अध्यापन करवाया जा रहा है अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके अप्रिशिएट भी किया करें आप। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।